किंग इदरिस वो एकमात्र राजा थे जिन्होंने 1951 से 1969 तक लीबिया पर सही ढंग से राज किया। फिर 1 सितंबर 1969 को एक शख्स ने किंग इदरिस की सल्तनत का तख्ता पलट दिया और लीबिया पर कब्जा कर लिया। यूरोप उस शख्स को तानाशाह कहता है और दुनिया उसे जानती है कर्नल गद्दाफी के नाम से, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। दोस्तों, कर्नल गद्दाफी के राजपाट में लीबिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगी हुई थी। जो भी गद्दाफी के खिलाफ बोलता वो गायब कर दिया जाता या मार दिया जाता। एक वक्त था कि जब गद्दाफी की मर्जी के बगैर लीबिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन वक्त ने ही करवट बदल ली और तानाशाह गद्दाफी अपनी ही जनता के हाथों मौत के घाट उतर गया। अब गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया इस तरह से टूटकर बिखरा कि उसे वापस समेटना भी एक मुश्किल काम बन गया। लीबिया की जिस जनता ने कर्नल गद्दाफी को पीट पीट के मार दिया था, उसी जनता को गद्दाफी की कमी महसूस होने लगी। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2011 में, जब मिडल ईस्ट में अरब दुनिया में क्रांति की एक लहर उठी जिसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। इस अजीब क्रांति में अरबियन जनता अपने देशों की डिक्टेटरशिप के विरोध में जालिम और बहुत लंबे अरसे से लीडर बनकर बैठे लोगों के खिलाफ उठ खड़े हुए। सोशल मीडिया के दुनिया में आने के बाद ये पहली बार हो रहा था कि कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन फेसबुक और ट्विटर से शुरू होकर सड़कों तक आ गया हो। उस वक्त फेसबुक और ट्विटर की मदद से ये नौजवान पीढ़ी न सिर्फ आपस के कनेक्शन में या लिंक्स में रहती थी, बल्कि ये लोग अपने जालिम लीडरों के विरोध में इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी करते थे। 2011 के ये अरब स्प्रिंग क्रांति नाम का तूफान जिन जिन देशों में उठा, उनमें उत्तरी अफ्रीका का देश लीबिया सबसे आगे था। लीबिया में 42 बरस से कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की तानाशाही कायम थी। वो 67 लाख आबादी वाले लीबिया के मालिक थे। पिछली 4 दिहाइयों से लगातार लीबिया पर उन्हीं का कब्जा था। गद्दाफी पर अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाइयां और मानव अधिकारों के उल्लंघन के बेशुमार इल्जाम लगे हुए थे। मगर ये हकीकत भी अपनी जगह थी कि उन्होंने लीबिया देश में एक सियासी मेलजोल बनाकर रखा हुआ था। लीबिया बंटा हुआ नहीं बल्कि एकजुट था और देश की कारोबारी जिंदगी रवां-दवां थी। ऑयल के जखीरों के अंबार लीबिया में डेरे डाले हुए थे। गद्दाफी तानाशाह तो थे ही, लेकिन फिलहाल लीबिया नाम की ये कश्ती उन्हीं की वजह से बराबर चल रही थी। लेकिन गद्दाफी की सरकार से उनकी जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। पुलिस और इंटेलिजेंस की तरफ से स्वतंत्र विचारधारा रखने वालों को, खुलकर बोलने वालों को और गद्दाफी के विरोधियों को गायब कर देना और जान से मार देना ये लीबिया में आम बात बन चुकी थी। जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिए गए थे। मीडिया पर भी नकेल कसी गई थी। सरकार के खिलाफ, कर्नल गद्दाफी के खिलाफ एक शब्द बोलना भी जुर्म था। अरब दुनिया की नौजवान पीढ़ी में सोशल मीडिया के जरिए वोटिंग डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया की आज़ादी के ख्याल पैदा हुए, तो खासकर लीबिया के नौजवानों को ये बातें बहुत अच्छी लगी। उनके लिए ये नई बातें थी। 4 दिहाइयों से, 42 सालों से तानाशाही की जंजीरों में जकड़ी हुई लीबिया की जनता को अब एक मौका नजर आया कि वो बदलाव लाने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं। वो लोग मुअम्मर गद्दाफी के राजपाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सोशल मीडिया से शुरू हुए और सड़कों पर आ गए। लेकिन दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत लीबिया के एक वकील फातेही तरबिल की गिरफ्तारी से आई। फातेही तरबिल लीबिया के इतिहास का एक बहुत ही खास ह्यूमन राइट्स केस लड़ रहे थे। दरअसल साल 1996 में लीबिया के कैपिटल त्रिपोली की अबू सलेम जेल के अंदर 1200 कैदियों को लीबियन गवर्नमेंट ने कत्ल करवा दिया, जान से मरवा दिया। इन 1200 कैदियों का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था। कोर्ट में इनका मुकदमा शुरू होने से पहले ही इन्हें मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद लीबिया के कुछ वकीलों ने इन मारे जाने वाले कैदियों के परिवारों को इंसाफ दिलाने और इनके कातिलों को यानी सरकार के लोगों को सजा दिलाने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। अदालतों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और कातिलों के विरोध में अपनी आवाज उठाई। कैद के दौरान जो 1200 लोग मारे गए थे, उनके जो परिवार थे वो लीबिया के शहर बेंगाजी में रहा बसा करते थे। मारे जाने वाले इन्हीं 1200 लोगों का केस एडवोकेट फातेही तरबिल लड़ रहे थे। ये फातेही तरबिल अब एक नाम बन गया था जो मारे जाने वाले मासूमों के लिए मुकदमा लड़ रहा है।
और मानवाधिकारों की बात कर रहा है। बरसों की कानूनी कश्मकश के बाद मारे जाने वालों के परिवारों को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन 15 फरवरी 2011 को एडवोकेट फातेही तरबिल गिरफ्तार हो गए। अब जिन परिवारों के लिए ये वकील केस लड़ रहे थे, इनकी गिरफ्तारी के बाद वो परिवार इस वकील के लिए सड़कों पर आ उतरे और फातेही तरबिल की जेल से रिहाई के लिए प्रदर्शन करने लगे। बेंगाजी की सड़कों पर सरकार के हाथों मारे जाने वाले लोगों की तस्वीरें लगाई जाने लगी। इन प्रदर्शनकारियों के साथ लीबिया की आम जनता भी धीरे धीरे जुड़ने लगी। वो जो सोशल मीडिया की मदद से लीबिया में बदलाव लाना चाहते थे, वो भी इसमें जुड़ गए। 1200 कैदियों के मर्डर और एडवोकेट फातेही तरबिल की गिरफ्तारी से बेंगाजी में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो अब लीबिया की जनता को क्रांति की तरफ ले जा रहा था और बेंगाजी शहर इस क्रांति का केंद्र बन गया था। ये क्रांति विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई और सालों से भरा हुआ गुस्सा बदले की आग में ढलने लगा। मुअम्मर गद्दाफी का विरोध करने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने गद्दाफी के सियासी विरोधियों से यानी विपक्ष के लोगों से भी हाथ मिला लिया और इन सियासी विरोधियों के पास बहुत से हथियार भी मौजूद थे। इन सब ने मिलकर बेंगाजी की फौजी बैरक्स, लिबियन आर्मी और गद्दाफी की वफादार पुलिस पर हमले करना शुरू कर दिए। बहुत से सरकारी हथियार लूट कर जमा कर लिए गए। फिर यही हथियार लिबिया की जनता ने मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिए। यानी अब सिर्फ विरोधियों के पास ही नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों के पास भी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा आ गया। इन लोगों ने बेंगाजी में नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल के नाम से अपनी अलग सरकार बना ली। मुअम्मर गद्दाफी के खात्मे के बाद इसी आरजी सरकार को लिबिया का राजपाट संभालना था। यही इनका प्लान बन गया। लिबिया के ओपोजिशन लीडर मुस्तफा अब्दुल जलील इस काउंसिल के चेयरमैन बना दिए गए। उस तरफ कर्नल गद्दाफी त्रिपोली में बैठकर ये सारे हालात देख रहे थे। गद्दाफी के पास बागियों और अपने विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत मौजूद थी। 50,000 की फौज, 2000 टैंक्स, 35 हेलीकॉप्टर्स और 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स मुअम्मर गद्दाफी के एक इशारे पर लिबियन जनता को तितर बितर कर सकते थे। इस मुकाबले में बेंगाजी के क्रांतिकारियों के पास सिर्फ 20,000 की फौज, कुछ क्लैशनकोफे, थोड़ा सा गोला बारूद, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और लिबियन आर्मी से चुराए हुए कुछ टैंक्स भी थे। इन क्रांतिकारियों के पास फौजी गाड़ियां बिल्कुल नहीं थी, सो उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए पिकअप ट्रक्स के ऊपर बड़ी बड़ी मशीन गन्स जॉइंट कर दी और आम गाड़ियों को फायरिंग व्हीकल्स में बदल दिया। इन्हीं जुगाड़ किए हुए हथियारों की मदद से बेंगाजी के बागियों ने सबसे पहले बेंगाजी शहर पर कब्जा कर लिया और फिर इन लोगों ने लिबियन कैपिटल त्रिपोली की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जहां पर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी डेरा डाले हुए थे। खैर, इस तरफ कर्नल गद्दाफी की फौज बहुत तगड़ी थी, ताकतवर थी। इस फौज ने बागियों को रास्ते में रोक लिया और उनको हरा दिया, जिसकी वजह से बागियों को वापस बेंगाजी की तरफ जाना पड़ा। इसी के बाद कर्नल गद्दाफी ने इस बगावत को कुचलने के लिए एक बड़ी फौज बेंगाजी की तरफ भेज दी ताकि इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मुअम्मर गद्दाफी के इस फैसले से कि बेंगाजी के गाजियों को कुचल कर रख देना है, इससे ये बात फैल गई कि अब गद्दाफी की फौज बागियों के साथ साथ आम प्रदर्शनकारियों को भी खत्म कर देगी। वो प्रदर्शनकारी जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ और मानव अधिकार के हक में सिर्फ आवाजें बुलंद कर रहे थे। अब लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि कर्नल गद्दाफी की फौज जाहिर है ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और हमला करने के लिए आ भी रही थी। सो लिबिया के बागियों और प्रदर्शनकारियों के पास मुअम्मर गद्दाफी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई बाहर का ताकतवर देश छुपकर गद्दाफी के खिलाफ उनकी मदद करे, उन्हें लाइफलाइन दे, उन तक हथियारों की सप्लाई करे। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भी लिबिया की इस लड़ाई में कूद पड़े। इन तीनों देशों को लिबिया की जनता की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि इनको तो बस लिबिया का व्यापार, ट्रेड और ऑयल ही चाहिए था। इन तीनों देशों की कोशिशों से 17 मार्च 2011 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिबिया में सिविलियंस को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की परवानगी दे दी। रिपोर्ट के हिसाब से लिबिया के इस मामले के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पेश की गई थी, इस करारदाद को यूरोपीय देशों के विरोधी पक्ष रशिया और चीन ने भी वीटो नहीं किया। हालांकि ये दोनों देश रशिया और चाइना गद्दाफी की लिबियन सरकार के ट्रेड पार्टनर थे, दोस्त थे,
हाँ, ये बात भी सच है कि इन दोनों देशों ने लीबिया पर हमला करने की हामी भी नहीं भरी और हमला करने का विरोध भी नहीं जताया। रूस और चाइना लीबिया के मामले पर खामोश रहे, न्यूट्रल रहे। इसी वजह से ये करारदाद पास हो गया और इसी करारदाद की आड़ लेकर अमेरिका और उसके दोस्तों ने लीबिया में नो फ्लाई जोन लागू करने का ऐलान कर दिया। यानी लीबिया के आसमान में, वातावरण में कोई भी हवाई जहाज अब बिल्कुल भी उड़ान नहीं भरेगा। मतलब मुअम्मर गद्दाफी की वफादार फौज का कोई भी हवाई जहाज लीबिया की जनता पर हमला करने के लिए या अपने खुद के बचाव के लिए भी हवा में उड़ नहीं सकता था। इस कानून को इन्हीं 3 देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के फाइटर जेट्स और एंटी एयरक्राफ्ट ने इस तरह पॉसिबल बनाया कि कोई भी लीबियन हवाई जहाज उड़ान भर ही ना सके, और अगर जैसे ही उड़ान भरे तो उसे गिरा दिया जाए। अब कहने को तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लीबिया की जनता की मदद कर रहे थे, क्योंकि बाहर से वो दुनिया को यही तो दिखा रहे थे, लेकिन असल में तो ये तीनों देश कई सालों से कर्नल गद्दाफी का तख्ता उलटना चाहते थे और लीबिया का सारा ऑयल अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अमेरिका और ब्रिटेन तो गद्दाफी के कट्टर दुश्मन थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 में जब लीबिया की हुकूमत संभाली थी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और ब्रिटेन को हुआ था। हुकूमत आने के बाद मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया में बने हुए अमेरिका और ब्रिटेन के फौजी अड्डे खत्म करवा दिए थे। ये फौजी अड्डे लीबिया के ऑयल फील्ड्स के आसपास मौजूद थे, जिनसे अमेरिका और ब्रिटेन ऑयल निकालते रहते थे। ये ऑयल फील्ड्स भी मुअम्मर गद्दाफी ने छीन ली और उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया। जाहिर है लीबिया के ऑयल पर तो लीबिया का ही अधिकार होगा ना। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन का काफी इकोनॉमिक नुकसान हो गया था और इसीलिए तो ये दोनों देश लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को अपना दुश्मन मानते थे। फिर अमेरिका वर्सेस रूस कोल्ड वॉर जो कि 1991 तक चलती रही। इस दौरान भी ऐसे बहुत से वाक़ये हुए जिन्होंने लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और यूरोपीय पश्चिमी दुनिया के बीच की दुश्मनी को और भी भड़काया। ब्रिटेन तो मुअम्मर गद्दाफी पर यह इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो ब्रिटिश के इलाके उत्तरी आयरलैंड की विरोधी आर्मी IRA को फंडिंग करता है। एक ब्रिटेन के प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल के हिसाब से लीबियन हुकूमत हर साल IRA को 2 मिलियन 20 लाख डॉलर्स की फंडिंग करती थी। इसके अलावा फिलिस्तीनी ग्रुप ब्लैक सितंबर, जिसने 1972 में जर्मन शहर म्यूनिख में 5 इजरायली एथलीट्स को कत्ल किया था, उनकी मदद करने का इल्जाम भी कर्नल गद्दाफी ही पर लगाया जाता है। एक और बड़ा जज्बाती मामला हो चुका था। 21 दिसंबर 1988 को अमेरिका के एक हवाई जहाज फ्लाइट 21, जिसमें बहुत से मुसाफिर भरे हुए थे, उसको ब्रिटेन के शहर लॉकरबी की सरहदों के करीब बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। इस धमाके में कुल 270 लोग मारे गए थे। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद अमेरिकी और स्कॉटिश इंटेलिजेंस ने इस धमाके का इल्जाम लीबिया की खुफिया एजेंसी और खासकर इसके 2 मेंबर्स पर लगा दिया था। इनमें से एक मास्टरमाइंड अब्दुल बासित अल मेग्राही थे। अमेरिका और ब्रिटेन के बहुत दबाव बनाने के बाद मुअम्मर अल गद्दाफी ने अब्दुल बासित अल मेग्राही को स्कॉटिश सरकार के हवाले कर दिया, जहां इन पर मुकदमा चला और उनको सजा हो गई। लेकिन लॉकरबी बॉम्बिंग का ये मामला पश्चिमी यूरोपीय देशों और लीबिया के बीच में लगातार तनाव की वजह बन के ही रहा। मुअम्मर गद्दाफी ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अब्दुल बासित अल मेग्राही को मदद पहुंचाने की कोशिशें करते रहे। उन्होंने बहुत दबाव डाला, ब्रिटेन पर इकोनॉमिक दबाव भी डाला और आखिरकार अब्दुल बासित को रिहा करवा भी लिया गया और वापस उनको लीबिया ले आए, जिस पर फिर अमेरिका, ब्रिटेन और मुअम्मर गद्दाफी के बीच में सख्त बयानात आते जाते रहे, क्योंकि अब्दुल बासित की रिहाई कानूनी तौर पर नहीं हुई थी बल्कि गद्दाफी के दबाव के तहत हुई थी। दोस्तों, ये सारी वो वजहें थी जिनके बायस पश्चिमी देश 2011 के अरब स्प्रिंग से पहले लीबिया के अंदर कर्नल गद्दाफी का तख्ता उलटने की ख्वाहिश रखते थे और कोशिशें भी कर चुके थे, जो कि नाकाम रही थी। लेकिन इस बार 2011 में अरब स्प्रिंग की आड़ लेकर वो अपना ख्वाब पूरा कर सकते थे। इस लीबियन रिवॉल्यूशन ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को एक सुनहरा मौका दे दिया था कि वो अब अपनी बरसों की ख्वाहिश को पूरा कर ले। खैर, लीबिया पर नो फ्लाई जोन की कार्रवाई को ज्यादातर ब्रिटेन और फ्रेंच एयरफोर्स ने ही लीड किया और अमेरिका पीछे रहकर उनकी मदद करता रहा, जैसा कि वो सालों से करता आया है। मेडिटेरियन सी में यूरोपीय देशों की शिप्स ने मुअम्मर गद्दाफी के ठिकानों पर मिसाइल्स फायर की और फाइटर प्लेन से भी दिन रात लीबिया की अहम जगहों पर फायरिंग की गई।
पश्चिमी देशों की ये कार्रवाई उनके बनाए नो फ्लाई जोन के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते रहे। इस भयानक बमबारी की वजह से गद्दाफी की वफादार फौज को बेंगाजी शहर का मुआज पूरी तरह से छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से बागियों पर से यानी क्रांतिकारियों पर से उनका दबाव हट गया। जिसके बाद बागियों ने अपनी गाड़ियों और हथियारों के साथ लीबियन कैपिटल त्रिपोली पर हमला कर दिया। इस दौरान वेस्टर्न मीडिया कर्नल गद्दाफी को लगातार एक मुजरिम की तरह, एक क्रिमिनल की तरह पेश करती रही। 20 जुलाई 2011 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अनआर्मर्ड सिविलियंस यानी लीबिया की जनता के कत्ल के इल्जाम में कर्नल गद्दाफी, उनके बेटे सैफुल इस्लाम और इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला सेनुसी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के अंदर मौजूद लीबिया के तमाम एसेट्स फ्रीज कर दिए गए, और ये कोई छोटे मोटे एसेट्स नहीं थे। सिर्फ अमेरिका में कर्नल गद्दाफी के 34 अरब डॉलर्स, 34 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा के एसेट्स थे जो कि फ्रीज कर दिए गए। गद्दाफी को इन सब तरीके से इस हद तक कमजोर कर दिया गया कि अगस्त 2011 के आखिर तक लीबिया के बागी या एंटी गद्दाफी फोर्सेस नेटो की मदद लेकर लीबियन कैपिटल त्रिपोली पर कब्जा जमा चुके थे। मुअम्मर गद्दाफी त्रिपोली के पूर्व में 450 किलोमीटर दूर अपने आबाई इलाके सिर्त की तरफ फरार हो गए, क्योंकि वहां पर उनके सबसे ज्यादा वफादार मौजूद थे। लीबिया पर से गद्दाफी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इस खात्मे के बाद भी नेटो ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सिर्त शहर में भी मुअम्मर गद्दाफी की फौज पर हवाई हमले जारी ही रहे। नेटो की मदद से एंटी गद्दाफी बागियों ने गद्दाफी के इस होम टाउन सिर्त को भी इस तरह घेरे में ले लिया कि यहाँ से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर उन्हीं की नाकाबंदी लगी हुई थी। कोई भी उनकी इजाजत के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन इस नाकाबंदी के बावजूद 20 अक्टूबर 2011 के दिन को सिर्त शहर के अंदर से तकरीबन 80 गाड़ियों का एक काफिला बाहर निकला, और ये काफिला जिसमें मुअम्मर गद्दाफी और उनके साथी भी शामिल थे, ये शहर के पश्चिमी तरफ वाले रास्ते पर चल पड़ा। यानी ये लोग वापस त्रिपोली की तरफ जा रहे थे। इस काफिले की कई गाड़ियों पर मशीन गन्स भी लगी हुई थी। सुबह 8:30 बजे के करीब नेटो की एक ड्रोन और एक फ्रेंच फाइटर जेट ने इस काफिले को निशाना बनाया। इस बमबारी में तकरीबन 21 गाड़ियां तबाह हो गई। बाकी की जो गाड़ियां बची थी उनको मिसराता शहर से आने वाले एंटी गद्दाफी फोर्सेस ने, जिन्होंने सिर्त शहर की नाकाबंदी करके रखी थी, उन्होंने घेर लिया और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान बरसती गोलियों के बीच में से मुअम्मर अल गद्दाफी, उनके बेटे मोतसिम गद्दाफी और फौजी कमांडर यूनुस जबर काफिले से किसी तरह कन्नी कतरा कर निकल गए और सड़क के करीब ही एक घर में जाकर छुप गए। उनके बचे कुचे साथी एंटी गद्दाफी फोर्सेस से लड़ते रहे ताकि कर्नल गद्दाफी को बच निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन वो थोड़े से लोग ज्यादा देर तक तो लड़ नहीं सकते थे। हथियार बहुत कम थे, सो ये जल्द ही हारने लगे, एक एक करके मरने लगे। इन पर बागियों का घेरा और तंग होने लगा। कर्नल गद्दाफी और उनके साथी जो घर में छुपे हुए थे वो वहां से भी निकल भागे और थोड़ी दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पर चले गए। वहां बड़े बड़े काफी सारे ड्रेनेज पाइप्स रखे हुए थे। गद्दाफी और उनके लोगों ने इन्हीं ड्रेनेज पाइप्स में पनाह ले ली। ये लोग पाइप्स के अंदर छुप गए। दोस्तों, वक्त के साथ कभी भी खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वक्त अपनी एक करवट से अच्छों की खटिया खड़ी करके रख सकता है। एक वक्त था कि जब मुअम्मर गद्दाफी अपने दुश्मनों और बागियों को कॉकरोचेस और रैट्स कहा करते थे, और अब वो खुद ऐसी जगह पर छुपने के लिए मजबूर हो चुके थे जहां पर कॉकरोचेस और रैट्स रहा करते थे। लेकिन यहाँ भी वो ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सके, क्योंकि बागियों में से एक नौजवान ओमरान शाबान ने इनको ढूंढ निकाला। उसे पता लग गया कि कर्नल गद्दाफी और उनके साथी यहाँ पर छुपे हुए हैं। ये नौजवान सब लोगों को वहाँ पर लेकर गया। फिर कर्नल गद्दाफी और उनके बेटे मोतसिम को बड़ी तकलीफें देकर जबरदस्ती जूं के तू करके पाइप से बाहर निकाला गया। इनकी जो वीडियो बनाई गई जिसमें कर्नल गद्दाफी पाइप से बाहर निकल रहे हैं, उसमें वो बहुत जख्मी है। इस तरह के जख्मी हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि किसी ने पाइप के अंदर उनके करीब ग्रेनेड बम फेंक दिया हो, जिससे वो बहुत जख्मी हो गए हो। खैर, जब वो अपनी जनता के या बागियों के हाथों पकड़े गए तो वो होशो हवास में थे। वो जान बचाने के लिए लोगों से मिन्नतें कर रहे थे। 42 साल तक लीबिया के तानाशाह रहने वाले गद्दाफी ने अपने आखिरी लम्हों में भीड़ से ये भी कहा कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है।
भीड़ की चीखों पुकार में कर्नल गद्दाफी की ये बात भी सुनी जा सकती है कि क्या तुम लोग जानते भी हो कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जोश और गुस्से में भरी हुई लिबिया की इस भीड़ ने वही किया जो आमतौर पर गुस्साई हुई भीड़ करती है। उन्होंने कर्नल गद्दाफी और उनके बेटे मोतसिम गद्दाफी को पीट पीट कर मार कर पूरी तरह मार ही डाला। इस दौरान गद्दाफी को एक गोली भी लगी थी और शायद यही उनकी मौत की वजह बनी। कर्नल गद्दाफी की लाश को यहाँ से मिस्राता शहर ले जाया गया और स्टोरेज में रख दिया गया। कुछ दिनों तक लाश वहीं पर पड़ी रही। बाहर से लोग इस लाश को देखने आते रहे और यकीन करने लगे कि गद्दाफी सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद उनकी लाश को लिबिया के रेगिस्तान में ले जाकर सुनसान अनजान जगह पर दफन कर दिया गया ताकि कभी उनकी मजार न बन सके, कभी उनकी पहचान न की जा सके कि वो कहाँ दफन है और लोग उनको अपना हीरो न बना सके। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तहत कर्नल गद्दाफी की भीड़ के द्वारा हत्या एक अमानवीय हरकत थी। किसी को भी, यहाँ तक कि एक तानाशाह को भी अदालती ट्रायल के बगैर मार देना ये मानव अधिकारों के सरासर खिलाफ है और इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन कर्नल गद्दाफी तो यही करते थे। उनके खिलाफ जो बगावत खड़ी हुई थी वो भी जेल के बेगुनाह कैदियों को कत्ल करने की वजह से ही खड़ी हुई थी। इसीलिए तो इस बात का विरोध किया जाता है कि किसी जालिम को अगर जालिम ही की तरह से मारा जाएगा तो फिर मुंसिफ में और जालिम में फर्क क्या रह जाएगा। लीबिया का नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि एक आर्जी सरकार थी, उसने गद्दाफी के कत्ल की जांच पड़ताल करवाने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये जांच पड़ताल कभी भी पूरी नहीं हुई और ना ही मुअम्मर गद्दाफी और उनके बेटे के कत्ल के इल्जाम में किसी को सजा दी गई। अब दोस्तों, यहाँ हम लिबिया की बर्बादी के एक हिस्से तक ही पहुँचे हैं। असल तबाही तो अब गद्दाफी की मौत के बाद शुरू होने वाली थी। गद्दाफी की मौत पर बज़ाहिर लगता है कि क्रांति कामयाब हो रही है, क्योंकि तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को यूरोपीय ताकतों और एंटी गद्दाफी बागियों ने अपने रास्ते से हटा तो दिया था और 2011 के अरब स्प्रिंग के जोशीले नौजवानों को लगने लगा कि अब तो लीबिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखो दोस्तों कि जुल्म का जवाब अगर जुल्म से ही दिया जाएगा तो नतीजा उससे भी बड़ा जुल्म ही निकल कर आएगा। रिवॉल्यूशन या क्रांति के अलावा बदलाव लाने का बेहतर रास्ता और कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कोई क्रांति नहीं थी। गद्दाफी के जुल्म का जवाब जुल्म था। सो अब लीबिया में भी पहले से बढ़कर जुल्म होना शुरू हो गया। कैसे? सो मुअम्मर गद्दाफी के 42 साला राजपाट के दौर ने लीबिया के अंदर बहुत से मसाइल, बहुत सी चीजों को दबा के रखा था। बहुत सी किस्म के ट्राइब्स, कबायली, नस्ली और धार्मिक संगठन ऐसे थे जिन पर गद्दाफी ने अपनी ताकत से काबू पाया हुआ था। वो उन्हें हल नहीं करते थे, ये उनकी नाकामी थी। लेकिन इन संगठनों को उन्होंने किसी तरह दबा कर रखा हुआ था। गद्दाफी के रास्ते से हटते ही ये सारे संगठन उभर कर सामने आ गए। पुरानी कबायली दुश्मनियां और बहुत से मसले फिर से जिंदा हो गए जिन पर बहुत अरसे से लोगों की नजर ही नहीं थी। इन सब में नया मसला जो उभर कर आया वो ये कि क्रांतिकारी लोग हमेशा की तरह हुकूमत या राजपाट गिराने और क्रांति लाने में तो एक्सपर्ट थे, लेकिन क्रांति के बाद देश चलाने में बिल्कुल नाकामयाब थे, नाअहल थे। लीबियन क्रांतिकारियों को मालूम ही नहीं था कि इस थोड़ी सी आबादी वाले देश को कैसे आगे लेकर जाना है। गद्दाफी के बाद लिबिया कैसा होगा, लिबिया को कैसे संभाला जाएगा, इस बारे में उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। बस क्रांति लाने के जोश में वो सब कुछ रोनते चले जा रहे थे और समझ रहे थे कि गद्दाफी का राजपाट गिराने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मुअम्मर गद्दाफी जो तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तमाम संगठन अपनी जात से, अपनी ताकत से चला रहे थे, अब उनकी मौत के साथ ही लिबिया के तमाम ऑर्गेनाइजेशन ढह गए। अब देश में ना कोई हुकूमती निज़ाम था और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट जो जनता की सिक्योरिटी की सबसे पहली जरूरत होती है वो भी खत्म हो चुका था। फिर एक खौफनाक मसला ये हुआ कि लिबिया में हजारों की तादाद में छोटी छोटी प्राइवेट फोर्सेस बन गई, यानी छोटी फौजी टुकड़ियां बन गई, जिनके पास बाहर के देशों के हथियार तो थे लेकिन करने को कोई काम बिल्कुल नहीं था। वो लोग बेरोजगार बैठे थे। इन फौजी टुकड़ियों ने क्रांति के बाद गद्दाफी को मारने के बाद एकजुट होने से भी इनकार कर दिया और लिबिया के बहुत से हिस्सों पर कब्जे शुरू कर दिए। जाहिर है बेरोजगार बैठे बैठे उनको कुछ तो करना ही था। हालत ये हो गई कि लिबिया की राजधानी त्रिपोली एक ही वक्त में 7 अलग अलग प्राइवेट फोर्सेस के कब्जे में थी।
नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल जो लीबिया की आरजी सरकार थी, इसका राजपाट सिर्फ बराए नाम का था। अब इस आरजी सरकार ने अपने तौर पर यह प्लानिंग की कि कैसे इन प्राइवेट फोर्सेस को खत्म किया जाए और अपने कंट्रोल में लाया जाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बार ऐलान किया कि तमाम प्राइवेट फोर्सेस को, तमाम फौजी टुकड़ियों को आरजी सरकार की तरफ से सैलरी दी जाएगी और स्टेप वाइज ये सरकार में हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। आरजी सरकार का ख्याल था कि इनको सैलरी पर रखेंगे तो ये हमारे वफादार हो जाएंगे और आने वाले वक्त में नेशनल आर्मी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आरजी सरकार के इस फैसले का जो नतीजा निकला वो बिल्कुल उलट था। वो ऐसे कि इन प्राइवेट फोर्सेस के बड़े बड़े लीडर्स ने इस फैसले का नाजायज फायदा उठाया। इन लीडर्स ने लिबियन गवर्नमेंट को अपनी फौज की तादाद जितनी थी उससे कहीं ज्यादा बताई, 2 गुना 3 गुना ज्यादा बताई। मतलब कि किसी कमांडर के पास अगर 1000 फौजी थे तो उसने बताया कि मेरे पास 2000 फौजी है, 3000 फौजी है, और वो इन सब फौजियों की सैलरी खुद वसूल करने लगे। यूं लिबियन आरजी सरकार के इस फैसले से करप्शन का एक नया रास्ता खुल गया और ये प्राइवेट फोर्सेस के कमांडर चंद महीनों में मालामाल हो गए। इन प्राइवेट फोर्सेस के अंदर भी कई ग्रुप्स बन गए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे समेटे जा सके। यहीं पर बस नहीं, इन प्राइवेट फोर्सेस ने अपने अपने इलाकों में चेक पोस्ट भी बनाना शुरू कर दी और वहां से निकलने वाले लोगों से, जनता से टैक्स वसूल करना भी शुरू कर दिया। इसके साथ ही कई प्राइवेट फोर्सेस ने लिबिया की सबसे बड़ी दौलत यानी ऑयल फील्ड्स पर भी कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ शुरू कर दी। कुछ फोर्सेस ने तो अपनी मांगे, अपनी शर्तें मनवाने के लिए यहाँ तक ब्लैकमेलिंग की कि लिबिया की बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी और ऑयल की सप्लाई बंद कर दी। लिबिया को इसका बहुत नुकसान हुआ। 2013 और 2014 के दौरान लिबिया की ऑयल रेवेन्यू को 30 अरब 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2015 में लिबिया की ऑयल की पैदावार सिर्फ 3 लाख बैरल रह गई, जो कि पहले 16 लाख बैरल रोजाना की हुआ करती थी। ये तो बस आर्थिक नुकसान था। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान तो सामाजिक नुकसान था, सोशल लॉस था, जिसमें लोग एक दूसरे पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं और अपने विरोधी को दुश्मन, यहाँ तक कि जाने दुश्मन समझने लगते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरह। ऐसा वातावरण अच्छे इंसान को भी बुरा बना देता है और बुरे इंसान को खतरनाक बना देता है। यही सब कुछ लिबिया में भी हो रहा था। गद्दाफी को सपोर्ट करने वाले ट्राइब्स और उनके वफादारों ने अब मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ बगावत करने वालों को टारगेट करना शुरू कर दिया और गद्दाफी के बागियों को चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर जान से मारना शुरू कर दिया। लिबिया में फसाद इस हद तक फैल गया कि लोगों के लिए लड़ाई झगड़े और कत्लेआम एक नॉर्मल सी बात बन गई। गद्दाफी रेजिम के एक्स ऑफिसर्स जो बागियों से मिल गए थे, सबसे पहले वो टारगेट बने और उन सबको गद्दार कहा गया। बागी फौज के एक लीडर अब्दुल फतह यूनुस, जो पहले कर्नल गद्दाफी के राइट हैंड हुआ करते थे, अब उनको भी मार दिया गया। उनका कत्ल कर्नल गद्दाफी के मरने के कुछ ही अरसे के बाद जुलाई 2011 में हुआ था, जब वो एक मिलिट्री ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे। आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ सकी कि बागियों के सबसे खास, सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर अब्दुल फतह यूनुस को किसने मारा, कैसे मारा, क्योंकि इनके मर्डर का इल्जाम खुद उनके अपने ग्रुप के ऊपर भी रहा है और कर्नल गद्दाफी के वफादारों पर भी लगा है। लिबिया में हालात इतने खराब हो गए कि ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स बन गए। जैसा कि किसी भी खूनी क्रांति के बाद होता है, बागियों के अंदर भी लड़ाइयाँ होने लगी कि ये लिबियन क्रांति का वफादार है और ये क्रांति का गद्दार है। दोस्तों, वो 22 साल का लड़का ओमरान शाबान, जिसने कर्नल गद्दाफी और उनके बेटे को ड्रेन पाइप्स में से ढूंढ लिया था, पकड़वा लिया था, जो उस वक्त बागियों का हीरो था, उस लड़के को भी किडनैप करके 50 दिनों तक भयानक टॉर्चर किया गया। आखिरकार जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे गर्दन और पैर पर गोलियां मारी गई। ऐसी जख्मी हालत में भी उसे अस्पताल में नहीं बल्कि फिर से कैद में डाल दिया गया। लिबिया की नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल ने बड़ी मुश्किल से बातचीत करके उस लड़के को रिहा करवाया, लेकिन इस लड़के को बड़े गहरे जख्म लगे थे जिनका इलाज नामुमकिन था। गद्दाफी के खिलाफ खड़े देश फ्रांस ने इस लड़के को अपने देश का वीजा भी भेजा ताकि पेरिस में इसका इलाज करवाया जा सके। फिर ओमरान शाबान को पेरिस के हॉस्पिटल में भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी वो बच नहीं पाया। गहरे जख्मों की वजह से वो मौत की नींद सो गया। गद्दाफी के एक और कमांडर मुअम्मर हादी अल फितौरी, जो लिबियन क्रांति की शुरुआत में ही गद्दाफी बागियों के साथ मिल गए थे, उनको भी अगस्त 2012 में मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे वक्त में जब वो जुमा की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल ही रहे थे,
इन सब के अलावा 14 ऑफिसर्स और थे जो गद्दाफी के बागियों के साथ मिल गए थे। उनको भी बेंगाजी के अंदर एक एक करके कत्ल कर दिया गया। इन सारे मर्डर्स और कत्लों का इल्जाम उन लोगों पर डाला गया जो नए लिबिया में गद्दाफी का नामो निशान भी बाकी नहीं रखना चाहते थे, यानी लिबिया के बागियों के ऊपर। मतलब जिन लोगों को साथ मिलाकर लिबिया में क्रांति लाई गई थी उनको ही चुन चुन कर मारा जा रहा था। यानी ये कहावत यहाँ पर भी फिट बैठ गई कि क्रांति अपने ही बच्चे खा जाती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रांति अपने बच्चे कैसे खा जाती है तो हमारी बनाई गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज को पूरा जरूर देखें। खैर, लिबिया की क्रांति एक एक करके अपने बच्चों को खाई जा रही थी। मुअम्मर गद्दाफी का कत्ल हुए अभी पूरा 1 बरस भी नहीं गुजरा था कि उनके कातिलों के अहम तरीन हीरोज और लीडर्स भी मार दिए गए थे। खास तौर पर क्रांति की शुरुआत करने वाले शहर बेंगाजी के अंदर तो लड़ाइयाँ और टारगेट मर्डर्स आम बात बन गई थी। सिविल वॉर खत्म ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस सूरत हाल की वजह से उन देशों को भी नुकसान उठाना पड़ा जिन्होंने कर्नल गद्दाफी का तख्ता उलटने में बागियों की मदद की थी। यानी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को भी इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ा। 11 जून 2012 को बेंगाजी के अंदर ब्रिटेन के सफीर के काफिले पर फायरिंग हुई जिसमें 2 ब्रिटिश गार्ड्स जख्मी हो गए। इससे पहले ब्रिटेन की एम्बेसी पर एक बॉम्ब से हमला भी हो चुका था। फायरिंग के इस हादसे के बाद ब्रिटेन लिबिया से अपनी एम्बेसी बंद करके निकल गया। ब्रिटेन के बाद लिबियन मिलिटेंट्स का अगला निशाना बना अमेरिकन काउंसलेट। अमेरिकियों ने बेंगाजी में किराए के घर के अंदर अपना काउंसिल बना रखा था। इसके करीब ही एक और कंपाउंड में भी कुछ और अमेरिकी ठहरे हुए थे। 11 सितंबर 2012 को इन लिबियन मिलिटेंट्स ने अमेरिकी काउंसलेट और उसके करीब के कंपाउंड में चढ़ाई कर दी। इस हमले में अमेरिकी एम्बेसडर क्रिस्टोफर और 3 अमेरिकी और मारे गए। इसी हादसे पर एक मूवी भी बन चुकी है, 13th Hours द सीक्रेट सोल्जर ऑफ बेंगाजी। अब बेंगाजी में अपने एम्बेसडर के मर्डर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। लिबिया में बागियों की मदद करने की भारी कीमत अमेरिका को अब चुकानी पड़ रही थी। इसके बाद अमेरिका ने भी लिबिया में अपना काउंसिल खाना बंद कर दिया। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, लिबिया के अंदर अमेरिकी एजेंसी CIA के कुछ एजेंट्स बागियों से हवा में वार करने वाले मिसाइल्स खरीद लाने के मिशन पर भी थे। दरअसल अमेरिका और CIA ये नहीं चाहते थे कि बागियों के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो किसी वक्त किसी दहशतगर्द के हाथों लग जाए, फिर कभी आगे उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। इसलिए CIA के लोग उनसे तमाम मिसाइल्स ले लेना चाहते थे। लेकिन बेंगाजी में जो कुछ हुआ उसके बाद CIA के इन एजेंट्स को भी लिबिया से निकाल लिया गया और वो मिसाइल्स लिबिया के बागियों के पास ही मौजूद रहे। अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी लिबिया के इन बागियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, यानी लिबिया के किसी भी बागी ग्रुप को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि अगर हमने किसी भी बागी ग्रुप को नुकसान पहुंचाया तो दुनिया के सामने लिबिया की मदद करने का हमारा नाटक या ढोंग खत्म हो जाएगा और गद्दाफी के सपोर्टर्स के साथ साथ गद्दाफी के विरोधी भी अमेरिका को अपना दुश्मन समझने लगेंगे। खैर, अमेरिका के अंदर इस मसले पर कड़ी तहकीक हुई। इस सारे वाक़ये का खामियाजा उस शख्सियत को भुगतना पड़ा जिसने गद्दाफी की मौत को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया था। इनका नाम था हिलेरी क्लिंटन। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन को अमेरिका में इस पूरे मसले पर कड़ी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा और बेंगाजी अटैक के कुछ ही महीनों बाद 1 फरवरी 2013 को उन्हें अपना पद भी छोड़ देना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उनको हटा दिया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें खुद अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। खैर, लिबिया के इन हालातों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी इतना मायूस किया कि उनको भी ये कहना पड़ा कि उनकी प्रेसिडेंसी का, उनके राजपाट का सबसे बड़ा पछतावा लिबिया में जो कुछ भी हुआ वो सब था। अमेरिका और ब्रिटेन की एम्बेसी पर हमले के बाद मुअम्मर गद्दाफी को रास्ते से हटाने वाले तीसरे बड़े देश फ्रांस को भी एक जबरदस्त झटका लगा। अप्रैल 2013 की एक सुबह त्रिपोली के अंदर फ्रांस की एम्बेसी के बाहर एक कार बम से एक खौफनाक धमाका हुआ। इस धमाके में एम्बेसी की पूरी दीवार उड़ गई और इमारत के अंदरूनी ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचा। इस बम हमले में 2 फ्रेंच गार्ड्स भी जख्मी हो गए। फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, जिसने लिबिया पर बढ़ चढ़कर बमबारी करवाई थी, वो भी जमेलों का शिकार हो गए। उनके खिलाफ फ्रांस में इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के अंदर ये इल्जाम लगाया गया कि निकोलस सरकोजी ने साल 2007 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए मुअम्मर गद्दाफी से 5 करोड़ यूरोस के फंड्स हड़प कर लिए थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट सरकोजी ने इस इल्जाम से इनकार किया और इंक्वायरी के अंदर भी ये बात साबित नहीं हो सकी
लेकिन निकोलस सरकोजी को 2021 में एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने के इल्जाम में 1 साल घर पर कैद और इलेक्ट्रिक शॉक वाले ब्रेसलेट पहने रखने की सजा दी गई। खैर दोस्तों, ये लीबिया के उन हालातों की कहानी है जो कर्नल गद्दाफी की तानाशाही को गलत तरीके से खत्म करने के नतीजे में सबको भुगतनी पड़ रही थी। हाँ, ये बात भी सच है कि इन हालातों के दौरान बाहरी देशों ने लीबिया को उसके हालातों पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने सियासी और फौजी दोनों तरीकों से लीबिया के हालातों को ठीक करने की, हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। जुलाई 2012 में बाहरी देशों की कोशिशों से लीबिया में इलेक्शन करवाए गए। इन्हीं इलेक्शन के जरिए 200 मेंबर्स पार्लियामेंट में चुन भी लिए गए। इस पार्लियामेंट को जनरल नेशनल कांग्रेस (जीएनसी) का नाम दिया गया। जीएनसी ने 113 वोट्स के साथ मोहम्मद यूसुफ अल मगरिफ को लीबिया का प्रेसिडेंट चुन लिया। इस तरह लीबिया में सरकार की, गवर्नमेंट की शक्लो सूरत बनना शुरू हो गई। लेकिन ये गवर्नमेंट भी लीबिया में शांति स्थापित करने और मॉडर्न हथियारों के साथ घूमते कई ग्रुपों से हथियार वापस लेने में नाकाम रही। लीबिया में जुल्म और कत्लेआम फैलता ही गया और इन हालातों में मुअम्मर गद्दाफी का एक पुराना साथी और उन्हीं की तरह सख्त एक आदमी सामने आया। उस आदमी का नाम था खलीफा हफ्तर। दोस्तों, खलीफा हफ्तर 1969 में गद्दाफी की हुकूमत आने के बाद से उनके करीबी सर्कल में शामिल थे। कई बरसों तक वो एक वफादार कमांडर की तरह गद्दाफी के साथ ही रहे थे। लेकिन साल 1987 में खलीफा हफ्तर जब फौज में कर्नल के ओहदे पर थे, तो उस वक्त मुअम्मर गद्दाफी ने उनको अपने पड़ोसी देश रिपब्लिक ऑफ चाड के बॉर्डर के अंदर मौजूद ओजो स्ट्रिप के इलाके पर कब्जा करने के लिए वहां भेज दिया था। इस 100 किलोमीटर पर फैली ओजो स्ट्रिप की पट्टी पर चाड का कब्जा था, लेकिन लीबिया इस इलाके को अपना हिस्सा मानता था। इस इलाके पर यूरेनियम के बड़े बड़े भंडार छुपे हुए थे और यही यूरेनियम की दौलत दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह थी। कर्नल गद्दाफी खुलेआम यहाँ पर फौज नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनका फ्रांस से एग्रीमेंट तय हो चुका था और फ्रांस रिपब्लिक ऑफ चाड का कॉलोनी मास्टर था। इसी वजह से लीबिया कभी खुलेआम चाड के इलाके में अपनी फौज नहीं भेज सकता था। इसीलिए कर्नल गद्दाफी ओजो स्ट्रिप में जिसको भी भेजते थे, उसके जिम्मेदारी खुद के कांधों पर बिल्कुल नहीं लेते थे। ओजो स्ट्रिप में लड़ने जाने वालों को लीबिया से मोहब्बत करने वाले या कोई भी आजाद खुद से लड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम उनको देते थे। यानी इनको अपनी फौज या अपने लोग बिल्कुल नहीं मानते थे और चाड के अंदर घुसपैठ बंद भी नहीं करते थे। सो इस ओजो स्ट्रिप का पूरा कंट्रोल लेने के लिए चाड रिपब्लिक ने फ्रांस के साथ मिलकर एक ग्राउंड ऑपरेशन प्लान कर लिया। इसी ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए इस तरफ से कर्नल गद्दाफी ने अपने अनुभवी और बहुत भरोसेमंद साथी खलीफा हफ्तर को वहां पर भेजा था, यानी ओजो स्ट्रिप के इलाकों में। लेकिन खलीफा हफ्तर नाकाम रहे। चाड देश की आर्मी ने फ्रांस के साथ मिलकर जबरदस्त हमला किया और ओजो स्ट्रिप का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। कर्नल गद्दाफी के लिए चाड के कब्जे से भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि खलीफा हफ्तर अपने 600 सोल्जर्स के साथ पकड़े गए। यानी मुअम्मर गद्दाफी का ये झूठ कि ओजो स्ट्रिप पर लड़ने वाले लोग हम नहीं भेजते, वो हमारे लोग नहीं होते, ये वाला झूठ बेनकाब हो गया और इस मामले को चाड देश ने कर्नल गद्दाफी के खिलाफ खूब इस्तेमाल किया। चाड ने कहा कि लीबियन गवर्नमेंट तो अपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की भी सही से पाबंदी नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक नहीं, ये तो सरासर तानाशाही है। जब कर्नल गद्दाफी से बार बार इस पर सवाल किए गए कि गद्दाफी साहब, कर्नल हफ्तर तो आपके ही पुराने और खास साथीदार है, वो चाड की सरहद के अंदर क्या कर रहे थे और आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हो कि आपके लोग चाड में घुसपैठ नहीं कर रहे, जबकि कर्नल हफ्तर तो आपके पुराने दोस्त थे। तो इस बात पर कर्नल गद्दाफी बिल्कुल मुकर गए और वो उल्टा लोगों से ही, जर्नलिस्टों से ही पूछने लगे कि भाई कौन खलीफा हफ्तर? मैं किसी खलीफा हफ्तर को जानता तक नहीं। हो सकता है कोई बकरियां चराने वाला चरवाहा हो जो गलती से बकरियां चराते चराते चाड देश के अंदर चला गया हो। मुझे क्या पता कि खलीफा हफ्तर नाम का ये आदमी कौन है। जब कर्नल गद्दाफी के मुकरने की खबर चाड की जेल में बंद खलीफा हफ्तर और उनके साथियों तक पहुंची कि मुअम्मर गद्दाफी ने तो उन्हें ओन करने से भी मना कर दिया है, पहचानने से भी इनकार कर दिया है, तो अब ये सब सुनकर कैदी बन चुके फौजी भी गद्दाफी के खिलाफ हो गए। यही वक्त था कि जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस पूरे मामले में कूद पड़ती है। वो इस तरह कि फ्रांस के साथ साथ अमेरिकी CIA एजेंसी भी मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता उलटने की कोशिश में पहले से ही लगी हुई थी। खास तौर पर 1980 की दिहाई में अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के हाथ के नीचे ये कोशिशें जोरों शोर से हो रही थी।
प्रेसिडेंट रेगन ने एक मौके पर गद्दाफी को मिडल ईस्ट का मैड डॉग यानी पागल कुत्ता भी करार दिया था। वो इल्जाम लगाते थे कि कर्नल गद्दाफी दुनिया में इस्लामी बुनियाद परस्ती का एक इनकलाब लाना चाहते हैं। अप्रैल 1986 में वेस्ट बर्लिन जर्मनी के अंदर एक क्लब के ऊपर हुए बम धमाके में 3 लोग मारे गए और 229 लोग जख्मी हो गए थे। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने इस टेररिज्म का इल्जाम लिबिया पर लगाते हुए लिबिया के कुछ खास ठिकानों के ऊपर बमबारी करने का हुक्म दे दिया। ये दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की पहली एलानिया बड़ी जंगी कार्रवाई थी। ऑपरेशन एल्डोराडो कैंपेन के तहत होने वाली इस बमबारी में त्रिपोली और बेंगाजी के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका की इस बमबारी में 40 से ज्यादा लिबियन शहरी मारे गए और जख्मी हुए थे और बहुत सी हवाई जहाज, लिबियन हेलीकॉप्टर्स और बैटलशिप्स तबाह हो गई थी। यहाँ तक कि कर्नल गद्दाफी के रहायशी कंपाउंड को भी नुकसान पहुंचा था, उसे भी निशाना बनाया गया था। अब अमेरिका के इस हमले में कर्नल गद्दाफी तो बच निकले थे, सेफ थे, लेकिन उनकी अडॉप्ट की हुई 1 साल की बेटी हाना गद्दाफी अमेरिका के इस हमले में मारी गई थी। इन्हीं हमलों के दौरान लिबियन मिलिट्री ने कम से कम 3 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स मार गिराए थे और 2 अमेरिकी पायलट्स को भी मार दिया था। अब रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिबिया पर सिर्फ हमले ही नहीं किए, बल्कि चाड रिपब्लिक को लिबिया के खिलाफ बहुत सारी फंडिंग भी जारी कर दी। इसी फंडिंग और फ्रांस की मदद से फिर चाड की फौज ने ओजो स्ट्रिप की आगे की लड़ाई भी जीत ली थी। खैर, इस तरफ जेल में बंद खलीफा हफ्तर और उनके साथियों के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब लिबियन हुकूमत और मुअम्मर गद्दाफी ने इन सब से मुंह मोड़ लिया तो अब ये लोग खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी काम की चीज बन चुके थे। सो इन सबको अमेरिकी एजेंसी CIA ने अपने साथ मिला लिया। इन लोगों को चाड और उसके पड़ोसी देश कैमरून के अंदर CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कैंप्स में ट्रेनिंग दी गई। CIA ने खलीफा हफ्तर को लिबिया के एक ग्रुप नेशनल फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ लिबिया में बतौर एक मिलिट्री कमांडर के शामिल करवा दिया। ये ग्रुप मुअम्मर गद्दाफी के राजपाट के दौरान ही उनके कुछ विरोधियों ने चाड में रहते हुए ही कायम कर लिया था और CIA इसको पूरा सपोर्ट कर रही थी। मतलब चाड भी लिबिया के मसलों में लगातार दखलंदाजी तो कर ही रहा था। अब खलीफा हफ्तर ने इस ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री कमांडर बनने के बाद लिबिया में फौजी बगावतें करने का प्लान बनाया। साल 1993, 1995 और 1996 में लिबिया में हुई कम से कम 3 बड़ी फौजी बगावतों में खलीफा हफ्तर किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। ये सारी बगावतें सारे रिवॉल्यूशन CIA की मदद से हो रहे थे, लेकिन कर्नल गद्दाफी ने इस तमाम बगावतों को नाकाम बना दिया था। खलीफा हफ्तर अपनी इन तमाम नाकामियों को समेटकर अमेरिका चले गए थे और वर्जीनिया में सेटल हो गए थे। 2011 के अंदर जब कर्नल गद्दाफी के खिलाफ अरब स्प्रिंग के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ तो खलीफा हफ्तर मिस्र के रास्ते एक बार फिर लिबिया वापस लौट आए। वो बागी फोर्सेस के कमांडर्स में शामिल हो गए और गद्दाफी के विरोधियों में मिल गए। लेकिन क्रांति आ जाने के बाद खलीफा हफ्तर नई सरकार का हिस्सा नहीं बने। वो आने वाले बरसों में कभी अमेरिका चले जाते, कभी लिबिया वापस आ जाते। लेकिन साल 2014 में उन्होंने नया मिशन शुरू कर दिया। ये मिशन था लिबिया को कंट्रोल करने का मिशन, क्योंकि वो खुद लिबिया के सिविल वॉर और कई सारे लोकल ग्रुप से परेशान हो चुके थे। फरवरी 2014 में यानी मुअम्मर गद्दाफी के कत्ल के 2.5 बरस बाद खलीफा हफ्तर समझने लगे थे कि अब उनका लिबिया पर कब्जा करने का सही वक्त आ चुका है। अब माहौल तैयार हो चुका है। लिबिया में उस वक्त एक पार्लियामेंट मौजूद थी जिसे खत्म करे बगैर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते थे। इस पार्लियामेंट को सबसे पहले उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू किया। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें कहा कि लिबिया की पार्लियामेंट यानी जनरल नेशनल कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। खलीफा हफ्तर ने मांग सामने रखी कि अब लिबिया में एक नई केयरटेकर गवर्नमेंट बननी चाहिए जो नए इलेक्शन करवाए। इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही सामने रख रहे थे कि लिबिया को मेरे हवाले ही कर दिया जाए। लिबिया की पार्लियामेंट ने उनकी इस अनाउंसमेंट को बगावत कहकर टाल दिया, क्योंकि लिबिया में पहले से ही सरकार मौजूद थी और उन्होंने खलीफा हफ्तर को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि खलीफा हफ्तर ने लिबिया में शहर शहर घूमकर अपने वफादारों की फौज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लिबिया के अंदर ऐसी फौज बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि लिबिया में हजारों लाखों बेरोजगार पहले से ही मौजूद थे। खलीफा हफ्तर ने ऐसे ही लोगों की फौज तैयार की। कहा जाता है कि ऐसा करने में उनको CIA की पूरी मदद हासिल थी। खलीफा हफ्तर गद्दाफी के दौर के पुराने और रिटायर्ड फौजियों को भी अच्छे से जानते थे। कई पुराने फौजी उनके साथ आकर मिल भी गए।
बागियों की बनाई सरकारी फौज यानी नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के भी बहुत से फौजी दस्ते खलीफा हफ्तर से मिल गए और उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई। मई 2014 में खलीफा हफ्तर ने ऐलान किया कि वो त्रिपोली और बेंगाजी को धार्मिक संगठनों से निजात दिलाना चाहते हैं। उन दिनों यानी 2014 में एक ग्रुप अंसार अल शरिया का बहुत चर्चा था। इस ग्रुप का ताल्लुक अलकायदा से था ऐसा बताया जाता है और बेंगाजी शहर उनका अड्डा बन चुका था, एक स्ट्रांग होल्ड बन चुका था। इसी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिकी सफीर क्रिस्टोफर के मर्डर का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक संगठन त्रिपोली में भी चल रहे थे। इन संगठनों ने त्रिपोली में मौजूद पार्लियामेंट को बिल्कुल बेबस कर रखा था और शहर में सिर्फ नाम का सरकारी राजपाट चल रहा था। सारी पावर इन्हीं धार्मिक संगठनों के पास थी। सो पहले खलीफा हफ्तर ने बेंगाजी में अंसारुल शरिया यानी सबसे बड़े ग्रुप के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की और इसे ऑपरेशन डिग्निटी का नाम दिया। ये ऑपरेशन शुरुआत के पहले साल में तो नाकाम रहा और बेंगाजी के मरकज पर अंसारुल शरिया का ही कब्जा बना रहा, लेकिन अगले 3 वर्षों में यानी 2017 के आखिर तक खलीफा हफ्तर की फोर्सेस ने धीरे धीरे करके पूरे बेंगाजी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान लिबिया में कत्लेआम का फायदा उठाकर एक और संगठन दाश्त ने भी अपना सर उठा लिया। सिर्त और दरना दोनों शहर उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन चुके थे, लेकिन खलीफा हफ्तर ने बारी बारी इन दोनों इलाकों पर भी अपना कब्जा कर लिया और दाश संगठन को भी लिबिया से बाहर निकाल दिया। यूं धीरे धीरे देखते देखते खलीफा हफ्तर लिबिया के स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर उभर कर दुनिया के सामने आ गई, यानी मुअम्मर गद्दाफी का परफेक्ट अल्टरनेटिव दुनिया को मिल गया था। एक ऐसा शख्स जो लिबिया में शांति स्थापित कर सकता है, उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा अपने फंड्स के लिए खलीफा हफ्तर ने लिबिया के कुछ रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लिया था, यानी ऑयल फील्ड्स पर। लेकिन दोस्तों, अभी तक लिबिया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं आया था। इसकी वजह यह थी कि त्रिपोली अब भी उनके हाथों से बाहर था, जहां जीएनसी का राज था और जहां धार्मिक संगठन अपनी जड़ें मजबूती से धंसा कर बैठे थे। ये जगह अभी तक खलीफा हफ्तर के कब्जे में नहीं आ रही थी। त्रिपोली पर उन्होंने जब भी हमला किया, वहां पर मौजूद इस्लामिक संगठनों ने उनके सारे हमले नाकाम बना दिए। लिबिया की सियासी कश्मकश में एक बहुत बड़ा बदलाव 2014 में आया, जब लिबिया में दोबारा इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन में वोटिंग बहुत कम हुई, सिर्फ 18% ही हुई। लेकिन इस इलेक्शन में एक नई पार्लियामेंट को चुना गया, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया गया। इस पार्लियामेंट में सेक्युलर और नेशनलिस्ट मेंबर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि धार्मिक मेंबर्स इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे। ये हालात धार्मिक संगठनों को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके हाथ से पावर छीन ली गई थी। इसीलिए 2 महीनों बाद ही इन धार्मिक संगठनों ने त्रिपोली पर कब्जा करने के लिए हमले करना शुरू कर दिए। लिबिया के शहर मिस्राता से भी लोग त्रिपोली पहुंचने लगे, वो लोग जो खलीफा हफ्तर के खिलाफ और धार्मिक संगठनों के साथ खड़े थे। ये हालात देखकर नई पार्लियामेंट के लोग पूर्वी लिबिया के शहर तबरुक की तरफ फरार होकर भाग निकले, जिस पर खलीफा हफ्तर का राज था। खलीफा हफ्तर ने इन लोगों को पनाह दे दी और इस नई पार्लियामेंट को कानूनी तौर पर मान भी लिया। जबकि दूसरी तरफ त्रिपोली में इस्लामी संगठन, जिनके गठजोड़ को ऑपरेशन डॉन कहा जाता था, उन्होंने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना ली। इसके बाद से लेकर अब तक सूरत हाल यूं है कि लिबिया में 2 अलग अलग गवर्नमेंट, 2 सरकारें कायम हैं। त्रिपोली में इस्लामिक संगठन ऑपरेशन डॉन की और तबरुक में खलीफा हफ्तर की सिक्योरिटी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। कोशिशें की जा रही है कि लिबिया में क्लीन और एक ही इलेक्शन हो और पूरे लिबिया को कोई एक सरकारी संभालने लगे। साल 2018 में भी इलेक्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन इलेक्शन हो नहीं सके। लिबिया का मामला बहुत आगे निकल चुका है। इसमें बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के फायदे और मसले भी शामिल हो चुके हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं। त्रिपोली की इस्लामिक संगठन की गवर्नमेंट को तुर्की और कतर का पूरा सपोर्ट हासिल है। तुर्की त्रिपोली की मदद के लिए लगातार फौजें भेजता है, हथियार भेजता है, ड्रोन भी उनको देता है। इन्हीं हथियारों की मदद से त्रिपोली खलीफा हफ्तर के हमलों को नाकाम कर देता है। दूसरी तरफ रूस, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब ये खलीफा हफ्तर और उनकी निगरानी में तबरुक और सिर्त में कायम हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी थी कि रूस सिर्फ 18 महीनों में 330 फाइटर जेट्स लिबिया में भेज चुका है। इन फाइटर प्लेन्स के जरिए रूसी संगठन वॉगनर और शामी ग्रुप्स को लिबिया में उतारा गया था। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की और रूस लिबिया के ऑयल के जखीरों पर कब्जा करना चाहते हैं या इसमें अपना हिस्सा चाहते हैं और इन इलाकों में आने वाले वक्त के अंदर अपने अड्डे कायम करवाना चाहते हैं।
अगर इनके इरादे पूरे ना हुए तो ये लिबिया को 2 हिस्सों में बांट देंगे, यानी लिबिया जो पहले से 2 ग्रुप्स के कंट्रोल में है वो सही में 2 हिस्सों में बट जाएगा सरहद की मदद से। अब सिर्फ 67 लाख आबादी वाला देश 2 हिस्सों में बटेगा तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? एक हिस्से पर तुर्की का कंट्रोल होगा, दूसरे पर रूस और उसके दोस्तों का राज होगा। ऐसे हालातों में यही लगता है कि मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद लिबिया में सिविल वॉर का जो तूफान उठा था, इस तूफान को थमने में अभी बहुत अरसा लगेगा और थमने से पहले ये और भी तबाही मचाता रहेगा। खैर, लिबिया के मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।